हाँ जी स्टूडेंट, आगे था डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन 2 या 3 प्रोडक्ट में डील करता है तो डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट भी हो जाता है कि प्रोडक्ट ए मान लो हम मेटल में डील करते हैं, प्रोडक्ट बी हम प्लास्टिक में डील करते हैं, तो मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न अलग से बना दो, उसमें अलग से फिर फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन हो जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह प्लास्टिक डिपार्टमेंट एक बना दो और उसके अंदर फिर फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंटेशन कर दो, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, एक इग्नोर नहीं होता दूसरे के चक्कर में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जब हम पूरी जगह फैले होते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ रीजन करते हैं। जब हमारा बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर होता है तब हम ऑन द बेसिस ऑफ रीजन डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने किया नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, फिर आगे इनमें फर्दर हम डिवीज़न कर देते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर इसी तरह साउथ में भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल, ये सारा ठीक है। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। जब हमारा प्रोडक्ट कई स्टेजेस से होकर गुजरता है तब हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस करते हैं। जैसे स्पिनिंग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद वीविंग डिपार्टमेंट, फिर डाइंग डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट। मतलब कपड़ा बनना है, पहले कॉटन से धागा बना, धागे से फिर आपने उसको वीविंग बुन के उसका कपड़ा बनाया, फिर उसका डाई किया, फिर प्रिंट किया, फिर पैकिंग किया। तो ये सारे आपके आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। आप डिपार्टमेंटेशन कर सकते हैं। फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर। जब हम तरह तरह के कस्टमर से डील करते हैं तो जैसे होलसेल ट्रेड डिपार्टमेंट बना दिया, एक रिटेल ट्रेड का डिपार्टमेंट बना दिया, एक एक्सपोर्ट ट्रेड का डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरह हमने 2-3 डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर बना दिए। लास्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। ये कब फॉलो होता है? ये होता है इंजीनियरिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में। जैसे जब भी इनके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है ना, तो ये पहले प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, ऐसे प्रोजेक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट कर देते हैं और फिर हर एक प्रोजेक्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कर देते हैं कि प्रोजेक्ट ए में परचेज मैनेजर ये होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर ये होगा, फाइनेंस ऑफिसर ये होगा, रिसर्च ऑफिसर ये होगा। फिर प्रोजेक्ट वाई है, उसमें परचेज ऑफिसर ये होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसर ये होगा, फाइनेंस ऑफिसर ये होगा, रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर ये होगा। तो इसमें 2 बेसिस इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। एक तरफ से तो प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है जो टेम्परेरी बेसिस पे आता है, प्रोजेक्ट खत्म होगा वो उसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा होता है डिपार्टमेंटल। जैसे फाइनेंस से एक बंदा प्रोजेक्ट ए के लिए चला गया, दूसरा बंदा प्रोजेक्ट बी के लिए चला गया, तीसरा बंदा प्रोजेक्ट सी के लिए चला गया। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग से प्रोजेक्ट ए के लिए एक बंदा चला गया, बी के लिए, सी के लिए। तो ये होता है बच्चों हमारा डिपार्टमेंटेशन का पूरा चैप्टर। अब क्या क्या फैक्टर्स को बातों में ध्यान में रख के हम डिपार्टमेंटेशन करना चाहिए हमें स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे, कि सब में स्पेशलाइजेशन आ जाए, जिसमें जो बेस्ट हो उसके बेसिस पे हम डिवीज़न करें। आगे होता है कोऑर्डिनेशन। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट होने चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनका, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं हर डिपार्टमेंट अलग अलग रोल प्ले करे और एज ए टीम काम ना करे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव इस तरह से अचीव नहीं होंगे। आगे है फैसिलिटीज़ अवेलेबल। हमें देखना पड़ेगा हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं अवेलेबल, उसी के बेसिस पे हमें डिपार्टमेंटेशन करना चाहिए। आगे है इकोनॉमी। हम बहुत सारे डिपार्टमेंट बना के खर्चा नहीं बढ़ा दे, हमें इकोनॉमी पैसों का भी ध्यान में रखना है। आगे है टू सी द कॉम्पिटिटर्स। हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखना है कि वो क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमें डिपार्टमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटेशन का चैप्टर पूरा हो जाता है। तो बच्चों अब आपको मैंने जो 4th यूनिट है इसमें से डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 3 चैप्टर्स की 3 दिन में वीडियो भेजी है। इससे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इसके साथ ही ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग की भी यूट्यूब से भेजी हुई हैं, तो वो सारी वीडियोस आप सुनेंगे। और अब आपका चैप्टर आज यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगी, क्योंकि हमें पता चल चुका है हमारे 3 मार्च को एग्ज़ाम है और ऑफलाइन मोड में है, तो इसका मतलब लेंथी क्वेश्चंस आएंगे। अगर मल्टीपल चॉइस आते हैं तो फिर दिक्कत ये रहती है कि उसमें हमें सारा सिलेबस करना पड़ता है। और अगर लेंथी क्वेश्चंस आते हैं तो हम सिलेबस में क्या होता है, जैसे यूनिट 1 है, 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर कर लेंगे तो लेंथी क्वेश्चन एक मिल जाएगा। यूनिट 2 में 3 चैप्टर हैं, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन,
नेचर ऑफ मैनेजमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो इन तीन में से कोई दो कर लो, या तो ऊपर के दो कर लो या नीचे के दो कर लो, तो आपको एक लेंथी क्वेश्चन मिल जाएगा। यूनिट 3 में प्लानिंग के 2 चैप्टर हैं और एक है डिसीजन मेकिंग और एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। या तो प्लानिंग पूरा कर लो, एक क्वेश्चन प्लानिंग में से आना है, दूसरा क्वेश्चन या डिसीजन मेकिंग में से आएगा या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में से आएगा। यूनिट 4 में एक है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है डिपार्टमेंटेशन, तीसरा है डेलीगेशन, चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन। तो लास्ट के 3 चैप्टर कर लो या ऊपर के 3 चैप्टर कर लो, तो आपको एक लेंथी क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो 50%, क्योंकि चॉइस 100% होती है तो हम इस चॉइस का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था कि आप अगर लेंथी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको 2 मार्क्स के लिए सारे रिवाइज करना पड़ेगा सिलेबस। जो आज हमारा सिलेबस ख़त्म होता है, अब इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉलेज में आ भी रहे हैं तो आप मंडे, आज तो नहीं, हाँ मंडे ट्यूसडे को हम एक बार ज़रूर मिलेंगे। तो मंडे को जो मेरी आप मुझे कॉलेज में मिलेंगे अर्चना मैम 12 बजे। अर्चना मैम का लेक्चर आप देख लेना कब होता है, मुझे आप बच्चे हाँ 12 o'clock मिल जाइए। ठीक है, मंडे को, ट्यूसडे को, उसमें मैं आपका असाइनमेंट का और भी जो मुझे समझाना है वो मैं समझा दूँगी। ओके बेटा।